सभी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है विचारक, विश्वास व इमारतें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बेटा आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था और आज हम इस वीडियो में स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा कि स्तूप किसे कहते हैं। स्तूप बनाने की जो परंपरा थी वो बौद्ध धर्म से पहले भी थी, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म से जुड़ गई थी। अशोकावदान नामक एक जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है कि अशोक ने बुद्ध के महत्वपूर्ण अवशेषों को शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटकर उनके ऊपर एक स्तूप बनाने का आदेश दिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज सांची का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है। तो अब जाने पहले कि स्तूप कहते किसे हैं बेटा। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को, उनके सामान को मिट्टी में खोदकर गाड़ दिया गया था और उसके ऊपर बेटा एक टीला बना दिया गया था, इसे स्तूप कहते हैं। यानी कि बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। अब बात करें हम इसकी कि स्तूप बनाए कैसे गए थे ये, तो स्तूप की जो वेदिका है, स्तूप की जो वेदिका है, जो उसके स्तंभ है, उन पर लिखे अभिलेखों से हमें पता चलता है कि ये दान के द्वारा बनवाए गए थे। तो दान किसने दिया? दान राजाओं के द्वारा दिया जाता था, दान व्यापारियों के द्वारा दिया गया था, कारीगरों के द्वारा दिया गया था। सैकड़ों स्त्री और पुरुष जब भी दान देते थे तो वह अपना पूरा नाम खुदवा दिया करते थे। कई बार तो अपने रिश्तेदारों के नाम, अपना व्यवसाय भी, सभी के नाम उन स्तंभों पर खुदवा दिया करते थे। और कुछ दान बेटा भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा भी दिया गया था। अब बात करते हैं हम इसकी संरचना की कि इसकी संरचना कैसी थी। तो आप देखिए बेटा, ये स्तूप है, ठीक है। ये मिट्टी का एक टीला है जिसे अंड कहा जाता है और इस अंड के ऊपर ये हर्मिका बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये देवताओं का घर है, यानी यहाँ पर देवता वास करते हैं। इस हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल निकलता है जिसे हम यष्टि कहते हैं और इसके ऊपर एक छतरी लगी होती है और इसके चारों ओर ये वेदिका बनी होती है, यानी कि जो कि सामान्य दुनिया को पवित्र दुनिया से अलग करती है। अब बात करते हैं बेटा हम दो प्रमुख जो हमारे स्तूप हैं, एक है अमरावती का स्तूप और दूसरा है हमारा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और यह स्तूप आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है, हमारे बीच में है। जबकि जो अमरावती का स्तूप है, ऐसा माना जाता था कि ये भी बहुत ही भव्य था, बहुत ही शानदार था, लेकिन अब यह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब मात्र एक छोटा सा टीला बचा हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया जबकि सांची का बचा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात बेटा कि अमरावती के स्तूप के नष्ट होने का जो कारण ये था कि इसकी खोज हुई थी 1796 में। कहते हैं स्थानीय राजा वहां पर मंदिर बनवाने के लिए खुदाई कर रहा था। जब उसको अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले, उसने उनका प्रयोग मंदिर में कर लिया। उसे लगा कि संभवतः कोई खजाना छिपा होगा और वह खुदाई में उसको जो चीजें मिलती गई उन्होंने सब उसको मंदिर में लगा दिया। उसके बाद कोई भी कमिश्नर, कोई भी अंग्रेज अधिकारी वहां पर आता था और उसे कोई भी भव्य चीजें मिलती थी अमरावती के स्तूप से संबंधित, वह उसे वहां से उठाकर ले जाता था। कुछ म्यूजियम तक पहुंच गई थी, कुछ तो लंदन तक भी पहुंच गई थी। यानी अमरावती की जो मूर्तियां थी वो ब्रिटेन में उन जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके बागों की शोभा बन गई थी। यानी इस तरह से धीरे धीरे अमरावती का स्तूप नष्ट होता जा रहा था। कोई भी अधिकारी यहाँ से ये कहकर चीजें उठाकर ले जाता था कि मेरे पहले वाले अधिकारियों ने भी तो ऐसा किया था, तो उठाकर वो भी ले गया। तो धीरे धीरे अमरावती का स्तूप नष्ट होता जा रहा था। उस समय जो एक पुरातत्ववेत्ता थे H.H. कोल, उनका ये कहना था कि मुझे ये बहुत ही आत्मघाती लगता है कि इस तरह से हम इसको नष्ट होने दे रहे थे। लेकिन उस समय लोग इस बात को नहीं समझते थे कि जो चीज हमें जहाँ मिलती है उसे वहीं बने रहना चाहिए। लेकिन सौभाग्य से ये बात हमारी सांची के साथ नहीं हुई बेटा। जब सांची की खोज हुई थी, यानी सांची की खोज जो हुई थी वो थी 1818 में, तब तक लोग इस बात को समझ गए थे कि जो चीज जहां मिलती है वहीं बने रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। भोपाल की जो बेगम थी
सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। उन्होंने इस स्तूप को बचवाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने मरम्मत के लिए धन का अनुदान दिया, वहां पर एक अतिथिशाला बनवाई, वहां पर एक म्यूजियम बनवाया, और जॉन मार्शल ने जब सांची पर जो बुक लिखी थी उस बुक के प्रकाशन के लिए भी उन्होंने धन का अनुदान दिया था। सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि बेटा जब सांची की खोज हुई थी तो इसका पूर्वी तोरण द्वार यानी जो पूर्वी ईस्टर्न जो गेटवे था वो वहां पर गिरा हुआ था, और उस समय भी फ्रांसीसी और अंग्रेज की ये मंशा रही कि वे उसे उठाकर अपने देश में ले जाए। लेकिन भोपाल के बेगमों ने बड़ी ही सावधानी से पीओपी की नकल बनाई और उन्हें वो नकल देकर संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार मूल कृति हमारे देश में ही बनी रही। तो ये सबसे बड़ा उनका योगदान था बेटा। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे ये स्तूप भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता। तो इस प्रकार जो अमरावती की नियति ये रही कि वह स्तूप पूरी तरह से नष्ट हो गया, मात्र एक छोटा सा टीला बचा हुआ है, जबकि सांची का स्तूप आज भी बहुत भव्य तरीके से हमारे सामने खड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं बेटा सांची की मूर्ति कला की। अगर हम देखते हैं सांची की मूर्ति कला तो बहुत ही सुंदर है। उसकी विशेषता यह है कि वहां पर पत्थरों में भी कथाएं गढ़ी हुई है, यानी कि वहां जो कुछ भी बना हुआ है, जो स्तंभ है, जो चीजें बनी हुई है, वहां पर कोई ना कोई जो हम पिक्चर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, वो मात्र कोई चित्र नहीं है, उनमें कथाएं गढ़ी हुई है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि वहां पर एक घास फूस की झोपड़ियां बनी हुई है, कुछ ग्रामीण सा दृश्य है, लेकिन असल में वो वेशांतर जातक से ली गई एक कहानी है जिसमें एक दानी राजकुमार अपना सब कुछ दान करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में चला जाता है। जो दूसरी इसकी विशेषता वो है बेटा उपासना के प्रति, यानी कि मूर्तिकारों ने महात्मा बुद्ध को हर जगह व्यक्ति के रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से भी दर्शाया। जैसे कि हम वहां की चित्रकला में देखेंगे कि एक जगह हमें रिक्त स्थान नजर आएगा कि एम्प्टी सीट है, कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा को दर्शा रहा है, यानी कि उनकी मेडिटेशन को दर्शा रहा है। अगर हम वहां पर कोई चक्र देखते हैं चित्र में, तो वो चक्र उनके द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। साथ ही साथ बेटा जो स्तूप है, स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, और पेड़ जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे, यानी वो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां की मूर्ति कला में हमें कुछ प्रतीक भी नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ लोक परंपराएं भी हैं, कुछ चित्र ऐसे हैं जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि इनका महात्मा बुद्ध से क्या संबंध रहा होगा, या बौद्ध धर्म में इनका कहाँ लेना देना है। उदाहरण के लिए वहां पर हमें एक मूर्ति नजर आती है जिसे शालबंजिका की मूर्ति कहा जाता है, और वो वहां पर पकड़कर झूला झूल रही है। ऐसा माना जाता है कि ये एक शुभ की देवी है जिसके छूने से वृक्षों में फल लग जाते थे, फूल खिलने लगते थे। अब इसका तो बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो इस मूर्ति को सांची में वहां पर क्यों दर्शाया गया है बेटा? तो इसका रीजन ये बताया गया है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, ठीक है, वो अपने पुराने विश्वास, अपने रीति रिवाज को अपने साथ लेकर गए, जिसकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को समृद्ध कर दिया। इसके अलावा हम देखेंगे सांची की मूर्ति कला में कि बहुत सारे जानवरों के भी चित्र हैं। वहां पर गाय का है, बैल का है, बंदर का है, हाथी का है, इस तरह के चित्र भी हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। एक गजलक्ष्मी है, जैसे कुछ इतिहासकार कह रहे थे कि ये गजलक्ष्मी है, कुछ इसे बुद्ध की माता माया से जोड़ रहे थे। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे ऐसे स्तंभ भी हैं जिन पर सांप का दृश्य खुदा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको सांची की मूर्ति कला को समझना है तो इसके लिए बेटा आपको बौद्ध साहित्य से भी परिचित होना पड़ेगा। अगर आप बौद्ध साहित्य से परिचित नहीं हो तो आप उस मूर्ति कला को नहीं समझ पाओगे। जैसे कि जो इतिहासकार थे जेम्स फर्गुसन, उन्हें लगा कि सांची में तो सिर्फ पेड़ पौधों की या फिर यहाँ तो सिर्फ सांपों की पूजा की जाती है, क्योंकि वो बौद्ध साहित्य से परिचित नहीं थे। इसलिए अगर हमें सांची की मूर्ति कला को समझना है तो इसके लिए हमें बौद्ध साहित्य से भी परिचित होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बेटा कि जिन दिनों स्तूप बनाए जा रहे थे तो
तो उन्हीं दिनों मंदिर बनाने की भी परंपरा शुरू हो गई थी। शुरू में क्या होता था कि मंदिर सिर्फ एक चौकोर कमरा होता था जिसमें एक ही दरवाजा होता था। उपासक उस दरवाजे से उस मंदिर में प्रवेश करता था, पूजा करने के बाद वहां से निकल जाता था। उसको गर्भगृह कहा जाता था। फिर धीरे धीरे मंदिर के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाने लगा। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे मंदिर का विस्तार होता गया। मंदिर में एक सभा मंडप होने लग गए, यानी एक असेंबली हॉल होने लगा। पानी का उचित प्रबंध किया जाने लग गया था वहाँ पर। अब मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र पे भी कुछ कुछ चित्र बनाए जाने लग गए थे। आरंभ में जो मंदिर थे वो पहाड़ों को काटकर खोखला करके मंदिर बनाए जाते थे। तो ऐसा ही एक प्रमुख जो मंदिर है बेटा, कैलाशनाथ का मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। कहते हैं कि ये मंदिर पूरा एक पहाड़ को काटकर बनाया गया था, और जो इसको बनाने वाला तक्षक था उसके भी मुंह से, जब उसने उस मंदिर को देखा तो उसके मुंह से भी आश्चर्य से ये शब्द निकले थे कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि जब स्तूप बन रहे हैं तो उसी समय मंदिर बनाने की जो परंपरा थी वो भी हमें नजर आती चली आ रही थी। तो बेटा ये था आपका 4th चैप्टर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं लेकर आऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए MCQ क्वेश्चंस। धन्यवाद।